हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर ये कहानी हमारे साथ शेयर की है मन्नत कौर ने। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो हुआ नरेंद्र के साथ। ये इंसिडेंट है 1998 यानी 1998 का, और ये बात है राजस्थान के श्री गंगानगर की। ये इलाका उस टाइम पर इतना डेवलप्ड नहीं था और शहर से थोड़ा दूर खेतों और खाली जमीनों के बीच एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था। चारों तरफ अधूरी दीवारें, लोहे के सरियों के ढांचे और रात होते ही फैल जाने वाला एक अजीब सा सन्नाटा। और उसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम किया करते थे नरेंद्र। और वो अकेले नहीं थे, काम करने वाले ज्यादातर मजदूर और मिस्त्री उसी साइट पर रहा करते थे जैसे आज भी रहते हैं। प्लास्टिक के तिरपाल और टेंट उन्होंने लगा रखे थे और खाना पीना बनाना सारा काम वो लोग वहीं पर किया करते थे। अब इनका जो टेंट था, उस टेंट के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांप की तरह चारों तरफ फैली हुई थी। और कुछ जड़ें वापस से, जानते हो ना, मतलब जड़ें एक तो मोटी मोटी जड़ें हो जाती है, बिल्कुल सांप की तरह निकल के इधर उधर फैलती है, और दूसरा उसकी जटाएं होती है, नीचे गिरकर वो एक नया पेड़ बनाना शुरू कर देती है। बिल्कुल इसी तरह का वो एक बरगद का बड़ा पेड़ था। मैं आपको बताऊं, देखने में इतना डरावना था कि दिन में भी उस पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठता था, और रात में तो कोई उस पेड़ की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। खैर, एक रात की बात है, जब नरेंद्र का काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था, तो इनके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक नई फिल्म देखने का प्लान बनाया। नरेंद्र उनके साथ चला गया। बढ़िया, ये लोग अपना टाइम स्पेंड करके आए, फिल्म देख कर आए। और जब फिल्म देखकर जब वापस लौटे तो रातें करीबन 12 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। अभी आप देख रहे हो 98 में ऐसा कोई रोड लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मतलब सड़क बिल्कुल सुनसान थी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। वहां पहुंचकर सब लोग अपने अपने टेंट की तरफ चले गए और नरेंद्र भी अकेला ही अपने टेंट साइट की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो अपने टेंट के पास पहुंचा तो उसकी नजर उस बरगद के पेड़ पर जाकर रुक गई। उसने देखा कि पेड़ के नीचे लाल रंग के पारंपरिक पोशाक में एक लड़की खड़ी हुई है, बिल्कुल जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। उसके सिर पर लंबा घूंघट था जो पूरी तरह से उसके चेहरे को ढक रहा था, और वो एक लड़की एक जगह पर बिल्कुल स्टिल खड़ी थी। कोई मूवमेंट उसकी बॉडी में नहीं था। और जैसे ही नरेंद्र ने उसको देखा, वो एकदम से रुक गया। उसके दिल की धड़कन अपने आप ही तेज हो गई कि यार, रात को इस टाइम पर इस बरगद के पेड़ के नीचे एक दुल्हन के बेस में लड़की क्या कर रही है। तो पहले तो नरेंद्र ने खुद को समझाया कि शायद आसपास की किसी झोपड़ी में रहने वाली कोई लड़की होगी और रात में बाहर आई होगी, कुछ पूजा वूजा कर रही होगी। ये समझाकर उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। लेकिन वहां कुछ अजीब था, वाकई में अजीब। नरेंद्र बहुत देर से खड़ा खड़ा उसे देख रहा था कि वो लड़की हिल तक नहीं रही थी, ना इधर देख रही है ना उधर देख रही है, बस उस पेड़ के नीचे वो एक मूर्ति की जैसे खड़ी हुई है। अब आप इमेजिन करो, आपके सामने ऐसा सीन हो तो आप क्या करोगे। नरेंद्र के दिमाग में आया कि अरे, काम करता हूं, इससे पूछता हूं कि कौन है और यहां पर क्या कर रही है। लेकिन फिर नरेंद्र के दिमाग में एक और बात आई, यार, इस तरह सीधा उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। कहीं ये किसी की बहू बेटी हुई तो कुछ भी इल्जाम लगा सकती है। भाई, गांव का इलाका है, आप ऐसे जाके लेडीज से बात नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से नजर हटा के उसने आसपास देखा तो थोड़ा ही दूर उसने देखा कि झोपड़ी के पास मजदूरों ने आग जलाई हुई थी। वो जाकर उन्हीं लोगों के पास बैठ गया और बैठे बैठे उसकी नजर वही बरगद के पेड़ पर थी। हल्की हल्की जो लौ होती है, रोशनी होती है उस आग की, उसकी रोशनी में वो देख रहा था कि वो लड़की अब भी वैसे की वैसे ही खड़ी हुई थी। 5 मिनट बीते, कोई मूवमेंट नहीं, वो उसी पोज में उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए, लेकिन वो लड़की अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी। अब ये बात बार बार नरेंद्र के दिमाग में खटक रही थी कि यार, कोई इंसान इतनी देर तक बिना हिले ऐसे कैसे खड़ा रह सकता है। उन्होंने और ध्यान करके देखने की कोशिश की, कुछ चेहरा वेहरा दिख जाए, लेकिन घूंघट इतना लंबा था कि उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अब नरेंद्र के मन में चल रही थी मिक्स फीलिंग। उसके मन में एक अजीब सा डर भी था, लेकिन साथ ही साथ एक क्यूरियोसिटी भी थी कि कहीं इस लड़की को मदद की जरूरत तो नहीं है, मैं उससे जाकर पूछ कर आता हूं
कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से इतनी देर से क्यों खड़ी हुई है। लेकिन फिर से वही ख्याल आया कि आधी रात को किसी की बहू बेटी से बात करना ठीक नहीं है। तो अल्टीमेटली इस पशो-पेश में, इस असमंजस में फाइनली नरेंद्र ने फैसला लिया कि भैया बिना कुछ बोले वो अपने टेंट की तरफ चला जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। उसको वो जिज्ञासा तो थी, तो वो उठा, उसने डिसाइड किया बात नहीं करेगा लेकिन थोड़ा पास से जाके देखूँ तो सही आखिर चक्कर क्या है। तो वो उठा और धीरे-धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। और आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुँचा, एकदम से एक बहुत ठंडी हवा का झोंका आया। इतनी ठंडी हवा जैसे किसी ने बर्फ को छू लिया हो। हम बात करें राजस्थान की, एज़ सच कोई बहुत ठंड का टाइम नहीं था और वो जो ठंडी हवा का झोंका था ना, वो एक अलग था। और जैसे वो ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गया, उसने एक पल के लिए खड़े होकर वापस से उस लड़की की तरफ देखा, लेकिन अब भी उस लड़की के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं। नरेंद्र ने जब उसको देखा, तो वो अब भी उसी तरह खड़ी थी, जैसे वो 15-20 मिनट पहले थी। और ये देखकर नरेंद्र फटाफट से वहां से बिना रुके, बिना पीछे मुड़े निकल गए और तेज कदमों से अपने टेंट के अंदर पहुंचे। इसके बाद उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। दिन भर देखो, मजदूर आदमी, दिन भर की थकान के बाद वो सीधा गया और सो गया। सुबह उठा, वापस अपने काम पर लग गया और अगले 2 दिन तक भी नरेंद्र ने उस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। और सही बताऊं तो वो खुद भी उसको एक कोई घटना समझकर भूलने की कोशिश ही कर रहा था। फिर एक दिन सुबह के टाइम पर जब साइट का काम चल रहा था, मजदूर वगैरह सब अपना काम कर रहे थे, तभी इनके जो सुपरवाइजर थे, बॉस बोल लो इनको, जो आमतौर पर शांत और कम बोलने वाले इंसान थे, नरेंद्र के पास आए। वो थोड़े सीरियस लग रहे थे और उन्होंने नरेंद्र से पूछा कि भाई, ये 2 दिन पहले तुम इतना लेट क्यों आए थे काम पर? तो नरेंद्र ने बोला कि साहब थोड़ा पिक्चर वगैरह देखने गए थे, इसलिए लेट हो गया। तो उसके बॉस ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तुम फिल्म देखकर तो 11:30 पौने 12 के आसपास आ गए थे, तुम्हारे साथ वाले भी तुम्हारे साथ गए थे, वो सब काम पे टाइम पे आए, लेकिन तुम उससे भी देर से टेंट में आए। तो नरेंद्र से माफी मांगी तो उसके बॉस ने कहा माफी की बात नहीं है, इस इलाके में रात को ज्यादा लेट तक रहना ठीक नहीं है। उनकी बात सुनकर नरेंद्र को लगा कि यार आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नरेंद्र ने थोड़ा झिझकते हुए अपने बॉस को उस रात हुई सारी बात बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे जब वो वापस आ रहे थे तो टेंट के सामने जो बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक लड़की खड़ी थी और पहले तो उसे लगा कि कोई आस-पास से आई होगी और मैंने उससे बात तो नहीं की, लेकिन एक अजीब बात थी कि वो बहुत देर तक बिना हिले ऐसे के ऐसे ही खड़ी हुई थी। उसकी बात सुनकर उसके बॉस ना बिल्कुल एक बार सन्न हो गए, चुप हो गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने नरेंद्र से पूछा, "एक बात बता, वो लड़की कैसी दिख रही थी?" नरेंद्र ने फिर उसकी सारी डिटेल्स अपने बॉस को बताई कि भाई उसने घूंघट पहना हुआ था, शादी वाली जैसी पोशाक थी, घूंघट बहुत लंबा था, तो चेहरा नहीं दिख रहा था और वो एक जगह पर बहुत देर तक बिना हिले खड़ी हुई थी। ये सुनने के बाद उसके बॉस ने कहा कि तूने उससे कुछ कहा तो नहीं? नरेंद्र ने मना किया कि नहीं नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं तो उसे दूर से ही देख रहा था। उसकी बात सुनकर उसके बॉस ने राहत की सांस ली कि चलिए ये काम तूने अच्छा किया कि उससे कोई बातचीत नहीं की और कुछ उसको छेड़ा-वेड़ा नहीं। नरेंद्र ने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब ऐसी क्या बात है कि मैंने उससे बात नहीं की, छेड़ा-वेड़ा नहीं? तो उसके बाद उसके जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई वो कोई साधारण लड़की नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो एक चुड़ैल है, जो रात को ऐसे ही खड़ी रहती है और जो भी आदमी उससे बात करता है, उसके पास जाता है, उस आदमी को अपना शिकार बना लेती है। ये सुनकर भाई साहब नरेंद्र के तो बैंड बज गई। उसको तो लगा ये क्या है? मैं तो उसे एक लड़की समझ रहा था, ये कौन-सी कहानी बता रहा है? उसने बोला कि आपको ये सब कैसे पता? तो उसके बॉस ने उसको एक कहानी सुनाई कि लगभग 2 साल पहले की बात है। एक लड़का था जो यहीं पर कहीं काम किया करता, नाम था रघु। दिन में काम करता, रात को थक कर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन फिर एक रात को पता नहीं क्यों रघु उठा और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे लाल कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई है। जिस तरह तुम्हें लगा कि कोई गाँव की औरत होगी या लड़की होगी, ऐसा ही उसे भी लगा और उसे इग्नोर करके वो सो गया। लेकिन अगली रात फिर से वही लड़की उसे वहीं खड़ी दिखाई दी। ऐसे रघु ने कई बार उस लड़की को देखा। अब जब बार-बार वो उस लड़की को वहां खड़े हुए देख रहा था,
तो उसके मन में एक अजीब-सी बेचैनी पैदा होने लगी कि आखिर हर रात ये लड़की यहाँ क्यों आती है? और एक पता नहीं कैसा अट्रैक्शन था कि वो लड़की उसे अपनी तरफ खींच रही है। और इसी तरह एक रात रघु खुद को रोक नहीं पाया और वो उस लड़की के पास चला गया। फिर रघु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुलपत कुछ पलों के लिए वो लड़की शांत रही और फिर घूंघट के अंदर से वो बोली कि मैं यही रहती हूँ। अब उस लड़की की आवाज में एक अलग सा अट्रैक्शन था जो रघु को उसकी तरफ खींच रहा था। और उस रात के बाद रघु हर रात उस लड़की का इंतजार करता, काम खत्म करके खाना ना खा पी के वो सीधा उस पेड़ के पास पहुंच जाता और रात होते ही वो लड़की वहां पर आती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। वो लड़की बोलती बहुत कम थी, लेकिन जितना भी बोलती थी उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था और रघु उससे धीरे धीरे जुड़ने लग गया था। फिर कुछ दिनों के बाद उस लड़की ने रघु के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम मुझसे मिलते रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रघु ने बिना कुछ सोचे बोला, बताओ क्या बात है? उसने कहा कि तुम कभी मेरा चेहरा देखने की कोशिश नहीं करोगे और मैं कभी अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी। कुछ पल के लिए रघु ने कुछ सोचा, उसने बोला ठीक है। उसने हाँ कर दिया और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। हर रात वो आती, रघु के साथ बैठती, बातें करती, दोनों टाइम स्पेंड करते और ठीक सुबह 4 बजे के आसपास वो चली जाती। और अब रघु उसके माया जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। वो दिन में भी खोया-खोया रहता, नींद पूरी नहीं होने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे, दिन भर उसे काम करना पड़ता था, कमजोरी भी उसके शरीर पर आने लगी थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब-सी खुशी रहा करती थी। एक दिन रघु के एक दोस्त ने उससे पूछ लिया कि भाई क्या हो गया? तेरी हालत थोड़ी अजीब सी लग रही है, आंख नहीं देख कैसे खड्डे से हो गए हैं तेरे, सब कुछ ठीक तो है? पहले तो थोड़ी देर रघु चुप रहा, लेकिन क्या होता ना, किसी ना किसी को तो कुछ बताएगा आदमी। तो उसने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। अब रघु की ये बात सुनकर पहले तो उसका दोस्त डर गया कि यार ये सब कैसे हो सकता है, और इस रात को अगर तो कोई लड़की मिलने आ रही है तो खतरनाक चीज है। लेकिन फिर उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी कि यार अगर ऐसा है तो भाई उस लड़की का चेहरा तो तुझे देखना ही चाहिए। भई अगर मैं किसी लड़के से बातचीत कर रहा हूँ, मैंने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो फिर क्या देखा? तो उसने बोला कि नहीं भाई, उसने शर्त रखी है कि चेहरा नहीं दिखाऊँगी। लेकिन रघु का दोस्त भी अडिग हो गया, नहीं भाई चेहरा तो तेरे को देखना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। काफ़ी समझाने के बाद रघु उसकी बात मान गया और इसके बाद इन दोनों दोस्तों ने एक प्लान बनाया। रघु के दोस्त ने रघु से कहा कि एक काम करना, एक दिया जलाकर रखना, छुपाकर पेड़ के पीछे, और जब वो लड़की तेरे पास से जाने लगे तो उससे कहना कि वो दिया बुझा कर जाए, और जैसे ही वो दिया बुझाने के लिए झुकेगी तो उसका चेहरा देख लेना। रघु को भी प्लान समझ में आ गया। वो पहुंचा, लेकिन आज की रात उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि वो शर्त को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके दोस्त ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। वो उस लड़की से मिला और सब कुछ पहले के जैसा ही हुआ। बातें हुई, टाइम बीता, और जब जाने का समय आया तो रघु ने उससे थोड़ा घबराते हुए कहा कि सुनो, वो पेड़ के पीछे मैंने एक दिया जलाया हुआ है, क्या तुम जाते वक्त उस दिए को बुझा दोगी? उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया और फिर लड़की ने धीरे से उससे कहा, दिया तुमने जलाया है ना, तुम खुद बुझा लेना। लेकिन रघु ने उसकी बात पे जोर दिया और कहा, नहीं, दिया तो तुम ही बुझाओगी। जब मैंने तुम्हारी शर्त मानी है तो तुम्हें भी मेरी ये एक बात माननी पड़ेगी। कुछ देर बिल्कुल शांति रही और फिर उस लड़की ने कहा, ठीक है। वो धीरे धीरे से उस दिए की तरफ बढ़ी। जैसे वो लड़की झुकी, दिए की लौ की रोशनी में अब उसने क्या देखा क्या नहीं देखा ये तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अगले दिन उस पेड़ के नीचे सिर्फ रघु की लाश मिली। बिल्कुल सूखा हुआ शरीर, जैसे शरीर से पूरी जान खींच ली गई हो, और आंखें बिल्कुल खुली हुई, जैसे कुछ ऐसी चीज देख ली हो जिसे देखकर आदमी की आत्मा से भी डर निकल आता है। जब उसके दोस्त ने रघु की लाश देखी तो सब लोगों को बताया कि क्या क्या बात थी। जो जो रघु ने उसको बताया सब कुछ उसने बाकी लोगों को बता दिया था। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र के मन में एक अलग तरह का डर घर कर गया। अब उस पूरी रात नरेंद्र को नींद नहीं आई। वो जब भी आंखें बंद करता उसे वही लड़की दिखती और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता। अगले 3 दिन तक नरेंद्र को तेज बुखार रहा। हर रात उसे ऐसे लगता जैसे उसके टेंट के बाहर कोई खड़ा हुआ है।
3 दिन बीतने के बाद भी उसका डर कम नहीं हो रहा था, बल्कि वो डर और गहरा होता जा रहा था। तीसरे दिन की शाम, जब काम सबका खत्म हो चुका था और सभी मजदूर अपने अपने सामान समेट रहे थे, तभी नरेंद्र थोड़ी ताजी हवा के लिए अपने टेंट के बाहर बैठा हुआ था। और तभी नरेंद्र की नजर उस साइट के कोने पर पड़ी, जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी पहले भी कई बार दिखा था, और वो हमेशा अकेला ही रहता था, ना किसी से बात करता ना कुछ। और आज वो बूढ़ा सीधा नरेंद्र को देख रहा था। नरेंद्र ने जब ये नोटिस किया, तो कुछ पल के लिए तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वो उठकर धीरे धीरे उसके पास चला गया, कुछ इस तरह से जैसे शायद वो नरेंद्र को अपनी आंखों से ही अपनी तरफ बुला रहा हो। जैसे ही नरेंद्र उसके पास पहुंचा, बुजुर्ग ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ऐसा बोलता ना नीचे देख के, क्यों बेटा, डर लग रहा है? उनकी बात सुनकर नरेंद्र एकदम रुक गया। उसने धीमी सी आवाज में पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? फिर बुजुर्ग ने धीरे से सर उठाया और नरेंद्र की आंखों में देखते हुए बोला, तूने उस लाल घूंघट वाले को देखा था ना? ये सुनते ही नरेंद्र के पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई, और अब उसे समझ में आ गया कि उस बूढ़े आदमी को कुछ तो पता है, और हो सकता है उससे अगर मैं बात शेयर करूंगा तो उसकी परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। फिर वो उन्हीं के पास बैठ गया और उस बूढ़े आदमी को नरेंद्र ने सारी बातें बताई। उसकी बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि जिसे यहाँ के बाकी लोग चुड़ैल कहते हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो भी कभी एक जिंदा लड़की थी और यहीं पास के गांव में रहती थी। नरेंद्र उनकी बात पूरे ध्यान से सुन रहा था। उस आदमी ने बताया कि लगभग 20 साल पहले की बात है। उस लड़की का नाम था मीरा। सुंदर और मासूम लड़की थी। बहुत साधारण सा उसका जीवन था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक राज था। मीरा गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का किसी दूसरी जाति से था, तो दोनों का मिलना आसान नहीं था। इसलिए मीरा छुप छुप कर उस लड़के से मिला करती थी, और उनकी मुलाकात यहीं इस पेड़ के नीचे हुआ करती थी। हर शाम मीरा बरगद के इसके पेड़ के पास आती, उस लड़के का इंतजार करती। वो आता, ये दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे से मिलते और उसके बाद वापस से चले जाते। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ऐसी कहानियां ज्यादा दिन छुपती नहीं है। और एक दिन किसी गांव वाले ने इन दोनों को देख लिया और पूरे गांव के अंदर खबर फैल गई। हंगामा मच गया। गांव वालों ने उस लड़के को बहुत मारा, और मीरा के परिवार वालों ने उसे घर में बंद कर दिया और जल्दी से उसकी शादी की तैयारी करने लगे। आनंद फानंद में उन्होंने मीरा की शादी तय कर दी। मीरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। इधर जब मीरा घर में बंद थी, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया था, और एक दिन किसी तरह से मीरा घर से निकलने में कामयाब हो गई। घर से निकलकर वो उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और पूरी रात इंतजार करती रही। हर आहट पर मीरा को लगता कि वो लड़का आ गया है, लेकिन वो नहीं आया। ऐसा नहीं था कि वो मीरा से प्यार नहीं करता था, बल्कि गांव वालों ने उस लड़के को गांव से निकाल दिया था, और साफ साफ ये कह दिया था कि दोबारा अगर उसने इस गांव में कदम रखा तो उसको मार दिया जाएगा। ये बात मीरा को पता नहीं थी। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी, मीरा की उम्मीद की जो एक किरण थी, वो भी धुंधली होती जा रही थी, और सुबह होते होते मीरा की उम्मीद भी खत्म हो गई। कुछ देर तो मीरा चुपचाप वहीं बैठी रही, और फिर मीरा ने उसी बरगद की डाली में अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर अपने आप को हमेशा के लिए शांत कर दिया। सुबह गांव वाले जब अपने काम के लिए निकले, तो इस बरगद के पेड़ पर उन्हें मीरा दिखाई दी, जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया। उन्हें कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर बेटी की जान से ज्यादा इज्जत जरूरी हुआ करती थी। उसको उतारा गया, उसका अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। लेकिन इसकी मौत के कई दिनों के बाद गांव वालों को उस बरगद की पेड़ के नीचे एक लड़की दिखने लगी, जो लाल पोशाक में बरगद के नीचे बिना हिले खड़ी रहती थी। उसे देखते ही लोगों को समझ में आ गया कि क्योंकि मीरा की अकाल मृत्यु हुई है, तो उसकी आत्मा वहीं अटक गई है, और ये कोई और नहीं, मीरा ही है। वो हर रात वहां आती है, उसी समय उसी जगह, और खड़े खड़े किसी का इंतजार करती है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने नरेंद्र की आंखों में देखा और कहा कि अगर तुम यहां रुके तो वो तुम्हें भी बुलाएगी, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। इसलिए बेटा, जितना जल्दी हो सकता है
तू यहां से चला जा। अगर तू यहां पर रहा तो तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा। आज तूने अपने आप को रोक लिया, लेकिन तू उसके पास से गुजर चुका है। उसने तुझे छू लिया है। अब धीरे-धीरे वो तुझे हर रात दिखेगी और अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेगी। और जब तू वहां पहुंच जाएगा ना, तो एक दिन वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। बाबा की ये बात सुनकर नरेंद्र की हालत हुई थी कि मानो काटो तो खून नहीं। दिमाग उसका फ्यूज हो चुका था कि बोले भैया ये कहाँ फंस गया हूं मैं आकर। उसी रात नरेंद्र ने तय कर लिया कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ से कल ही निकल लेगा। अगले दिन वो सीधा अपने सुपरवाइजर के पास पहुंचा, उसे सब कुछ बताया। उसने भी उसकी बात सुनी, क्योंकि वो जानता था कि चीजें यहाँ पर इस तरह से होती है। उसने कहा कि बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम तो आज के आज ही यहाँ से चले जाओ। कोई बात नहीं, मेरी एक दूसरी साइट चल रही है, तुम वहां पर जाकर काम करो, काम की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो खुद तुमसे कहना था कि भैया तुम यहाँ से निकल लो। और इसके बाद उसी दिन नरेंद्र ने वो जगह छोड़ दी और फिर कभी वो वापस उस जगह की तरफ नहीं गए। लेकिन कई बार आगे भी रात को उन्हें वो ठंडी हवा महसूस होती थी। फिर किसी के थ्रू जो वहां पे लोग साइट पे काम करते हैं, जब उसकी एक दूसरी कॉमन साइट पर आया तो उसको पता लगा कि एक बार लोगों ने उस बरगद के पेड़ को काटने की भी कोशिश की थी, लेकिन वहां पे काम करते करते कोई हादसा हो गया और वहां पर 2 लोगों की जान चली गई। तो पेड़ आज भी वैसे ही खड़ा है। खैर ये बात है 1998 की। आज भी वो पेड़ वहां पर होगा या नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो पेड़ वहां पर खड़ा है तो हो सकता है आज भी हर रात को मीरा वहां पर आकर किसी का इंतजार करती हो। तो ये था नरेंद्र के साथ हुआ एक इंसिडेंट, जो कि आज से करीबन 28 साल पहले हुआ था। हो सकता है कि वो पेड़ आज भी वैसा ही खड़ा हो, या हो सकता है कि डेवलपमेंट की वजह से उस पेड़ को काट दिया गया हो। ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा मन्नत ने हमारे साथ शेयर किया, उन्होंने बताया एग्जैक्टली वही चीज मैंने आपको बताई है। तो सोचो, सोचो अगर नरेंद्र उस रात रुक जाता, ये बस एक बार उस लड़की के पास जाकर उससे बात कर लेता, तो क्या होता? शायद आज इस कहानी को सुनाने वाला मैं नहीं होता, क्योंकि मुझे इस कहानी के बारे में पता ही नहीं होता। वो तो नरेंद्र बच गए और उन्होंने अपनी आप बीती अपने आगे वाले लोगों से शेयर की, और शायद वहीं से मन्नत के पास भी ये स्टोरी पहुंची। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय अगर किसी पेड़ वेड़ के नीचे आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दें, तो भैया उनके आसपास भटकने की कोशिश ना करें। आपके मन में जो जिज्ञासा जागी उसको दबाकर बैठ जाएं, कि कुछ आत्माएं इंतजार नहीं करती, वो आपको बुलाती हैं। और जब आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो, तो वो आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हैं। वैसे अगर रात के सन्नाटे में आपको कोई इसी तरह से दुल्हन के बेस में चुपचाप खड़ा हुआ दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।